बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, सादर होते हैं। एक बार फिर शंकर जोशी, मिस्टर वेटिंग प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। इस बार लगता है आपने थोड़ा होमवर्क अच्छा किया है, इसलिए आपको जवाब देने के लिए थोड़ा होमवर्क मुझे भी करना पड़ा। आपने देश की अर्थव्यवस्था का आईना दिखाने की आपने कोशिश की। आपने कहा कि 2008 में मंदी आई थी, जिसमें सभी देशों की जीडीपी में बहुत कमी आ गई थी, जबकि भारत उससे अछूता रहा था। चलो, पहली बार आंकड़े लेकर आपने कुछ तो सही बोला। दूसरी बात कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने आपसे कहा कि देखो राहुल, लगता नहीं है कि मनमोहन सिंह जी आपको राहुल कह सकते हैं। वो जी के अलावा बहुत सारे सरनेम भी आपके लिए लगाते होंगे। चलो, वो अलग बात है, वो राजनीति हो जाती है। आपको ये बता दूं कि आर्थिक मंदी और महामारी के बीच में एक अंतर होता है। वो अंतर आपकी समझ में आता है या नहीं आता है? आप ये बताइए। पहली बात,
मंदी से हम बच निकले। आपने अर्थव्यवस्था के 2 सेक्टर बताए, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। आपको थोड़ा मैं ये आईना दिखा दूं कि आप गूगल पे जाके दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण उनका पढ़ लीजिए। इस दुनिया में जिस देश में जितना असंगठित क्षेत्र है या जिस देश की जीडीपी में असंगठित क्षेत्र का योगदान जितना ज्यादा है वो देश उतना ही गरीब है। दुनिया की टॉप की यदि 10 सबसे बड़ी इकोनॉमी को यदि लिया जाए, आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर असंगठित क्षेत्र का योगदान वहां की जीडीपी में बहुत कम है। आप गूगल कीजिए, आप उस पर देख लीजिए। अब होता क्या है आपको बताऊं मैं। इसकी बुनियाद में कहेंगी तो आप ही हो, आपकी पार्टी है। असंगठित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि खेत में काम करता हुआ किसान, सड़क के किनारे रेहड़ी चलाने वाला कोई इंसान, या ढाबे पे काम करने वाला कोई मजदूर, या सड़क पे या ईंट के भट्टों पे काम करने वाला कोई मजदूर, वो है असंगठित क्षेत्र में। आपने क्या किया पिछले 50 सालों में? जो असंगठित क्षेत्र में थे वो चूंकि वोट बैंक था आपने उन्हें वैसा का वैसा रहने दिया। समझिए कि एक यदि रेहड़ी चलाने वाला व्यक्ति है तो आपकी नीतियां ये थी कि वो जिंदगी भर उसका बेटे का बेटा रेहड़ी चलाए, अपनी जिंदगी सड़क के किनारे गुजार दे। एक व्यक्ति जो किसी खदान में काम कर रहा है, एक व्यक्ति जो मजदूर है जो किसी खदान में यदि काम कर रहा है, तो आपका एक इरादा कि वो भी करे काम, उसका बेटा भी करे, उसके बेटे का बेटा भी करे और वो वैसा का वैसा रहे। बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए कि जब आपको ये पता है कि असंगठित क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान था, तो उसको संगठित क्षेत्र में लाने के लिए आपने बुनियादी प्रयास क्या किए पिछले 50 सालों में? आपने क्या किए? फर्क होता है जब कोविड-19 जैसी महामारी जब आती है, जब कोविड-19 जैसी कोई महामारी आती है तो पहली बात तो ये महामारी मोदी को पूछ के नहीं आई। पहली बात, आपने नोटबंदी को गलत फैसला बताया, उस पर बात नहीं कर सकता, वो मुझे लगता है कि हो भी सकता है क्योंकि मैं इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं। पर लॉकडाउन को लेकर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का कारण यही है। आप मुझे ये बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो लॉकडाउन हमने लागू किया था, उस लॉकडाउन का सबसे बड़ा शिकार वो असंगठित क्षेत्र ही था। संगठित क्षेत्र में जो उद्योग थे, जो काम करने वाले थे, जो रोजगार थे, उन पे उतना असर नहीं पड़ा। लॉकडाउन का असर असंगठित क्षेत्र पर ही पड़ा। इस बात को तो आप भी स्वीकार करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसके लिए आपने पिछले 50 सालों में क्या किया कि असंगठित क्षेत्र को इतना मजबूत कर दिया जाए कि छोटी मोटी इस महामारियों का उसके ऊपर असर नहीं पड़ा। और ऐसी वैश्विक महामारी न पहले आई न बाद में कभी आएगी, इसका कह नहीं सकते हैं, पर कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था। आपने आंकड़ों की बात की, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। जनवरी माह में अमेरिका की जीडीपी 2% थी, अप्रैल तक आते आते वो -5.90 हो गई। जापान इतना बड़ा देश है, उसकी जनवरी में 0.70 थी, अप्रैल में आते आते वो 5.20 हो गई। आप यदि इसी प्रकार देखें, जैसे फ्रांस को देखें तो जनवरी में 1.30 थी और अप्रैल तक आते आते 7.20 हो गई। ठीक इसी प्रकार इंडिया, जिसकी जनवरी में जीडीपी 5.80 थी और अप्रैल तक आते आते ये 1.90 हो गई, माइनस में नहीं गई। आप ये सोचिए, थोड़ा होमवर्क थोड़ा ये भी कर दीजिए कि क्या हम आने वाले समय में इसी महामारी से लड़ने के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि आपने पहले क्या किया मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में हमेशा एक ऐसा वोट बैंक रहा जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करता रहे
और अपनी जिंदगी वो वहीं से शुरू करे और वहीं पर खत्म हो जाए और उसे कभी आगे बढ़ने का इतना मौका नहीं मिले कि उसकी अपनी खुद की सोच काम कर सके। ये बुनियादी फर्क और ये बुनियादी गलती वहां से हुई जिस समय से आपकी पार्टी सत्ता में थी और तब आपने कुछ भी नहीं किया। आपने संसद की एयर कंडीशन हॉल में बैठकर आपके वो फैसले से बड़े फैसले हो सकते थे जिससे इस देश की तकदीर बदल सकती थी। क्यों आखिर किसान का बेटा किसान ही रहे? क्यों आखिर किसान का बेटा 1 बीघा या 2 बीघा या 5 बीघा जमीन में जितनी उपज पहले पैदा करता था उतनी आज करे? क्यों नहीं उसे आपने वो मदद दी कि उसके 2 बैलों को वो छोड़कर ट्रैक्टर ले आए, अलग अलग नई तकनीकी से वो खेती कर सके? आपने क्यों ये ध्यान नहीं दिया कि असंगठित क्षेत्र में चाय की रेहड़ी चलाने वाला जो पिछले 50 साल से चला रहा है, तो क्यों नहीं उसके लिए कुछ आपने ऐसी व्यवस्था की होती, फाइनेंशियल व्यवस्था की होती कि वो चाय की रेहड़ी छोड़कर कोई अच्छी शॉप खोल सकता, टी स्टॉल खोल सकता, जहां की अपने कारोबार को वो बढ़ा सकता था, पर आपने वो किया नहीं। इसलिए इस पूरे महामारी के समय में जब पूरी दुनिया प्रभावित है, पूरी दुनिया, ये तो हमें ये लगता है कि ठीक है, ये इस समय ये महामारी आई कि काफी कुछ कंट्रोल हमने कर दिया और काफी कुछ हम बेहतर कर भी रहे हैं और आने वाले समय में हम बेहतर करेंगे भी सही। और इस महामारी के दौरान भी यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो आप सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ चीन जो कि आपका बहुत अजीज है, आपकी पार्टी के लिए बहुत अजीज है, उसने गलवान घाटी जैसा हादसा हमारे साथ कर दिया जिससे हम 2 मोर्चे पे हम चारों तरफ से हम लड़ रहे हैं। और देश में आप जैसे कथित कम्युनल बुद्धिजीवी वामपंथी लोग हैं जो देश की, जो राष्ट्रीय हित की मूलभूत विचारधारा से आप जुड़ नहीं पाए और आप हमेशा देश के उन सच्चे फैसलों के खिलाफ जाके खड़े हो गए जिसकी वजह से देश को आज ये भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कम से कम 4 लोग तो उसको कंधा देने के लिए एक साथ होते हैं और इससे भी भयानक परिस्थितियां इस देश के लिए पैदा हुई। फिर भी जहां पर आपको साथ खड़ा रहना चाहिए था वहां आप नहीं रहे, आप सिर्फ ट्विटर पर चहचहाते रहे, आप सिर्फ अपने घर के अंदर बैठ के इधर उधर से लाइनें कॉपी पेस्ट करके उसे इधर उधर से मीडिया में उछालते रहे और एक सनसनी फैलाने के अलावा आपने बेसिक लेवल, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम आपने या आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया होता तो आज हालात अलग होते। इसके लिए यदि कहीं हो सकता है मोदी जी ने यदि गलती की तो उसके लिए जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी से हट सकते हैं। सबसे पुरानी पार्टी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती, इसके लिए कहीं कि आप लोग भी जिम्मेदार हैं क्योंकि देश हित में यदि अभी भी साथ दिया है तो इसका मतलब सोचिए कि फिर आप कभी भी साथ दिया सकते हैं। अगली बार फिर आपके इस अर्थशास्त्र के दूसरे पार्ट का इंतजार रहेगा जवाब के लिए, आप भी तैयार रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।